हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉडकास्ट अड्डा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज आपका एग्ज़ाम था बाल विकास का, और जो आपके वस्तुनिष्ठ के प्रश्न से 15 क्वेश्चंस हमने आपको बता दिया था। आज हम लोग यहाँ पर अतिलघुत्तीय प्रश्न और लघुत्तीय प्रश्न दोनों को देखने वाले हैं। यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको सभी विकल्प को बता दूं कि आखिर किसमें आपका कौन सा क्वेश्चन सही होगा। इसके बाद सीधा हम चलते हैं अपने अतिलघुत्तीय प्रश्न और लघुत्तीय प्रश्न की ओर। एक से लेकर आपके सभी जो भी आपके 40 क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। एक भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपका मिस नहीं होगा। देखिए, पहला यहाँ पूछा गया है आपसे कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन नहीं है। इसमें आपका प्रसार प्रसार आपका बिल्कुल सही होगा। थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इसमें आपका 3 यानी आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270 होती है। इसके बाद आपका चौथा प्रश्न है। चौथा आपसे कहा गया है कि क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। इसमें आपके स्किनर महोदय बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे आपका है कि आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास किसमें होता है? किशोरावस्था में होता है। जब बालक 18 वर्ष तक पहुँचता है तो कहीं ना कहीं उसका खून बहुत ही गर्म होता है, उन्हें बहुत कुछ करने की इच्छा होती है। किशोरावस्था में गुस्सा ही कहीं ना कहीं बहुत अधिक आता है, इसीलिए इसे आपराधिक अवस्था का नाम दिया गया है, किशोरावस्था को। आप लोग खुद भी अपने ऊपर आजमा सकते हो। जैसे यहाँ पे आपका है कि संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाइयाँ होती हैं। इसमें आपका क्या होगा? 60वें में आपका बौद्धिक विकास। देखिए, संज्ञानात्मक क्षमता की बात की जा रही है। अगर संज्ञानात्मक क्षमता की कमी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आपका बौद्धिक विकास भी कम हो जाएगा। और यहाँ पे आपका व्यावसायिक विकास ठीक है, आपका यहाँ नहीं होगा। व्यावसायिक विकास भी कम हो सकता है अगर किशोरावस्था में बालक है तो, ठीक है। और यहाँ पे आपका संज्ञानात्मक कहा गया है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, कुछ लोगों ने बौद्धिक विकास पर टेस्ट किया है और कुछ लोगों ने समायोजन पे टिक किया है, ठीक है। कुछ लोगों ने व्यावसायिक विकास पे टिक किया है। अब इन तीनों में से आपका कोई एक क्वेश्चन सही होगा। अब यह डिसीजन पीएनपी के हाथ में है कि आखिर आपको इस क्वेश्चन में कितना नंबर देती है। आपको 1 नंबर हर क्वेश्चन में देगी, या फिर बौद्धिक समावेशी या फिर व्यावसायिक पर देगी। अब ये पीएनपी के हाथ में है, पीएनपी इसको जानेगी कि पीएनपी के अनुसार वह किस क्वेश्चन को सही मानती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यह आपका थोड़ा सा क्वेश्चन से बाहर से आया था, आप लोगों ने शायद इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा होगा। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? इसमें आपका 7वां है। 7वां में आपका क्या होगा? इसमें आपका नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। यहाँ देखिए, बौद्धिक का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। बौद्धिक का विकास, जो बालक का बौद्धिक विकास है, लगभग पूर्ण हो जाता है। कहीं ना कहीं किशोरावस्था में पहुँचने पर बालक का पूरा विकास हो ही जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका सी वाला नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। 9वां पूछा गया आपसे कि सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक है। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक आपका कौन सा है? प्रेरणा है, ध्यान है, रुचि है, या फिर स्मृति है। देखिए, इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका रुचि होगा, ठीक है। अगर आपके अंदर कुछ भी पढ़ने लिखने कुछ भी करने का रुचि है, तभी कहीं ना कहीं आप प्रभावपूर्ण से वह काम कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है। इसमें आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है। एक बार आप लोग इस क्लास को शेयर करिएगा कि और लोग भी पेपर को देख लें। अब यहाँ पे आनुवंशिकता की बात की जा रही है, यह आपका जीन्स हो जाएगा। नंबर 3 है
व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि आपकी कौन सी है? इसमें आपका सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है, बुद्धि से है। किससे है? बुद्धि से है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षा में संज्ञानात्मक का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? संज्ञानात्मकता का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? यह आपका होगा सीखने के रूप में किया जाता है। ठीक है। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियाँ कितनी हैं? आपने देखा होगा, आपका 4 होगा। अब यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं आपके अतिलघुत्तीय प्रश्न। कुछ यहाँ पे आपके अतिलघुत्तीय प्रश्न भी हैं। आइए इसको भी हम यहाँ पर लगे हाथ देख लेते हैं। 16वां यहाँ पूछा गया आपसे कि शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? अगर एक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा तो वह शिक्षक बालक के भावनाओं को, बालक के विचारों को, बालक के स्वभाव को, बालक के रुचि को, अभिरुचि को, ठीक है, नहीं जान पाएगा। और जो बालक को किस किस टाइप से हम सिखाएं, बालक के हर एक एक्टिविटी को वह शिक्षक नहीं जान पाएगा जो बाल विकास नहीं पढ़ा होगा। इसे आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इसका कोई सटीक और फिक्स आंसर नहीं है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। आपको 1 नंबर यहाँ पर ज़रूर दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए 17वां आपका है कि बाल अवस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। बाल अवस्था की जो विशेषताएं हैं, आप उसमें बालक के एज को ऐड कर सकते थे, ठीक है। और जो बाल अवस्था में जो उनकी विशेषताएं होती हैं, जैसे आपका किशोरावस्था में क्या होता है कि जो बालक किशोरावस्था में होता है कहीं ना कहीं वह अपराध अधिक करता है, ठीक है। उसी प्रकार आप बाल्यावस्था में भी जो बालक करते हैं आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। बालक वो वस्तुओं को टेस्ट करके उससे कहीं ना कहीं देखते हैं, उससे कुछ सीखते हैं। यानी आप इसको अपने अकॉर्डिंग 2 विशेषताएं लिख देंगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 18वां आपका है कि बालक में विस्मृति कम करने की 2 उपाय बताइए। या कहीं ना कहीं आपको याद करके जाना चाहिए था और आपने इसको 2 उपाय लिखे भी होंगे। जितना आपसे पूछे उतना ही बस केवल आपको यहाँ पर करना चाहिए था। रुचि का शैक्षिक महत्व क्या होता है? रुचि, देखिए आप कुछ भी करते हो, आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो, क्यों? क्योंकि आपको एग्ज़ाम देने में रुचि है। तो रुचि का शैक्षिक महत्व, अब मान लो आपके अंदर कोई रुचि है तो आप उस रुचि को पाने के लिए, पूरा करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। आपको ये चीज़ें इसमें लिखनी थी। आखिर अगर किसी बालक के अंदर किसी काम को लेकर, किसी विषय को लेकर रुचि है तो वह रुचि शैक्षिक महत्व में कौन कौन सा आएगा, आप इसको आराम से लिखते, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। जो आपके अतिलघुत्तीय होते हैं, लघुत्तीय होते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें लिखने होते हैं। कुछ का सटीक आंसर होता है, कुछ का सटीक आंसर नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए आपका अधिगम से भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिला है। अधिगम का अर्थ देखिए यहाँ पे पूछा गया है। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना होता है, ठीक है। तो अधिगम का अर्थ क्या होता है आप लोग खुद जान गए हैं। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है कि व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी होता है। शिक्षा किस प्रकार प्रभावी होता है, आप उसको अपने अभिव्यक्ति के अनुसार विकास के रूप में, विकास की ओर ले जाने के रूप में आप उसको अलग अलग पॉइंट टू पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ठीक है, आप उसको आराम से ऐसे लिख के आते, आपको अच्छा नंबर मिल गया होता, ठीक है। आपने लिखा भी होगा। अब यहाँ देखिए बुद्धि की कोई एक विशेषता बताइए। बुद्धि की कोई एक विशेषता यहाँ पे आपको बताना है। बुद्धि की विशेषता, आपके पास बुद्धि है, आपके पास दिमाग है, आप खुद ही सोच के उसके एक विशेषताओं को लिख सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ देखिए ये आपका हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि शैशव अवस्था के 2 प्रमुख विशेषताएं, जैसे कि आपका बाल्य अवस्था का विशेषता यहाँ देखिए, ठीक है। बाल्य अवस्था का विशेषता और शैशवावस्था का विशेषता, ठीक है। किशोरावस्था का विशेषता आते हैं और विशेषता इन सब अवस्थाओं से आप भी गुजरे हो, आप अपने अनुभव के अनुसार भी इसमें लिख सकते थे। इसमें कोई भी सटीक आंसर नहीं है कि हाँ यही है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चंस आपके अनुभव पे आते हैं,
क्लियर। अब यहाँ देखिए 24 समायोजन क्या होता है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके आए थे बन के, इन सब चीज़ों को हमने आपको पढ़ाया भी था। व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा यहाँ पे आपका दिया गया है, अधिगम का हो गया। कल्पना से आप क्या समझते हैं, कल्पना का मतलब क्या होता है, सोचना। आप क्या सोचते हैं, कल्पना आप क्यों करते हैं, ठीक है। कल्पना से आप क्या समझते हैं। अगर मान लो आपको लाइफ में कुछ कुछ करना है, आपको कुछ आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं आपको कल्पना करना पड़ेगा, ठीक है, हर चीज़ का। तो कल्पना से आप क्या समझते हैं, इसमें कहीं ना कहीं आपके अलग अलग आंसर बनेंगे। आप इसको अलग अलग अपने अनुभव के अनुसार भी लिखेंगे। यहाँ देखिए, संतुलन को कोई एक उदाहरण देकर समझाइए। संतुलन, ठीक है, यानी मान लो ठीक है, दो बालक है, ठीक है, एक गंदा है एक अच्छा है, ठीक है। तो दोनों बालक को आपको कैसे संतुलन में बनाकर उनको आगे ले जाना है, उनको समझाना है, ठीक है। तो संतुलन पहले आप समझकर फिर आप आराम से एक एग्जाम्पल उसको लिख के आते, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। शेषव, अब यहाँ देखिए, शेषव अवस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है। शेषवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो जो आपके क्वेश्चंस आए थे बहुत ही आसान आए थे, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस आपका आसान कब होता है, जब क्वेश्चंस का आंसर आप अपने अकॉर्डिंग सोच के लिखें, वह क्वेश्चन सबसे अच्छा होता है, ठीक है। इसमें कोई फिक्स आंसर नहीं था, जो भी था आपके अनुभव के अकॉर्डिंग था। यहाँ देखिए, आपका लघुत्तरीय प्रश्न था कि शिक्षा में वैश्विक विभिन्नता के प्रभाव की विवेचना करिए, ठीक है। तो जो भी विभिन्नता होती हैं आप उसको आराम से 5-6 पॉइंट में लिख के आते, अच्छा होता। यहाँ देखिए, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, फिर से वही क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ गया। अवधान व अभिरुचि एक सिक्के के दो पहलू हैं, कैसे स्पष्ट करिए। आपको लिखना चाहिए था अवधान और देखिए अभिरुचि। रुचि, ठीक है, आपका अभिरुचि। अवधान क्या होता है, ठीक है, रुकावट होना, ठीक, अवधान रुकावट होना। और जो आपका होता है अभिरुचि, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका एक रुकावट के अंतर्गत आता है, लेकिन दोनों का कार्य है, दोनों का कार्य आपका एक है, बस आपको अलग अलग लिखने का तरीका अगर मालूम होता तो आपने लिखा भी होगा और आप लिखकर आए भी होंगे। यहाँ देखिए, स्मृति के प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस केवल आपको उल्लेख करना था अपने माइंड के अकॉर्डिंग। प्रक्षेपी परीक्षण से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो प्रक्षेपी परीक्षण के नाम लिखिए। अगर ठीक है, मान लो केवल आप एक ही पॉइंट लिख कर आओगे, फिर भी ठीक है, यहाँ पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा। अगर आपके पास एग्जाम्पल नहीं है तो यह क्वेश्चन ठीक है थोड़ा सा हटके आया था, लेकिन जो भी था सही था। देखिए, सबसे आसान क्वेश्चन था आपका कि सीखने के वक्र से आप क्या समझते हैं, इनके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही आसान था। बाल विकास के क्षेत्र को स्पष्ट करिए, तर्क और चिंतन को स्पष्ट करिए, व्यक्तित्व की व्याख्या कीजिए, और व्यक्तित्व मापन आप किस प्रकार करते हैं। वाह। सीखने की प्रभावशाली विधियों का उल्लेख कीजिए। देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं उल्लेख से क्वेश्चंस आपके आए थे। स्पष्ट करना, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आए थे। समझाइए, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके आए थे। तो कहीं ना कहीं जो भी क्वेश्चन था आपका इजी था। इजी हम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई भी सटीक आंसर नहीं था। ये सब चीज़ें आपके अनुभव पर थी, ये सब चीज़ें आपके सोचे हुए क्षमताओं पर थी, क्योंकि अगर आपने 1-2 बार पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं चीज़ें ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फीड हो जाती हैं। और कैसे लिखना था हमने आपको बताया था। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं बहुविकल्प में, और कितने क्वेश्चंस आपके इसमें सही गए हैं 40 में से, आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए अपडेट में। जो हमारे भाई बहन नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।